गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सिग्मा गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहित कुमार आज आपको बच्चों मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 4 पढ़ाने वाला हूं। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और चलिए एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ फिर से एक और प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है ये प्रैक्टिस सेट करना। इससे आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट मिलेगा और एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाएंगे उतने ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो चलिए हमेशा की तरह भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है अलजेब्रा से रिलेटेड। सॉरी बच्चों, ये x नहीं, ये k होगा। ये जो यहां पर x दिख रहा है बच्चों, ये x नहीं, ये k होगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा k वेरिएबल में है। तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है बच्चों। हमें गिवन है k प्लस k रेज टू द पावर -1, यानी k प्लस k की पावर -1 इक्वल्स टू -2। अब जब किसी नंबर की पावर माइनस में होती है तो हम उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं k प्लस 1/k और ये हो जाएगा -2। और जब k प्लस 1/k -2 होता है तो बच्चों k की वैल्यू हमेशा क्या होती है? -1 ऑलवेज। ये बात आप लोग ध्यान रखना। दो चीजें हमेशा याद रखें। अगर कभी अलजेब्रा में x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है तो वहां पर आप x को 1 ले सकते हैं, और अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -2 है तो यहां पर आप x को बच्चों क्या ले सकते हैं? -1। ठीक है। ये अलजेब्रा, जब भी अलजेब्रा क्लास में कोई भी टीचर पढ़ाता है तो ये चीजें स्टार्टिंग में ही आती है कि कभी भी x प्लस 1/x अगर 2 है तो x की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, और अगर x प्लस 1/x -2 है तो x की वैल्यू आप -1 ले सकते हो। तो यहां पर हम लोग k की वैल्यू क्या लेंगे? -1। बस अब वैल्यू पुट करनी है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो -1 आ जाएगा, सॉरी +1 आ जाएगा। और उसके बाद 4 इंटू -k तो ये होगा -4 और -2। नीचे k स्क्वायर है, अगेन ये हो जाएगा +1 प्लस k, ये -1 और -5। अब देखिए नीचे 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर -6 और +1, यानी हमारे पास फाइनली आ गया -5 अपॉन -5। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो फाइनल आंसर है बच्चों वो 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, इसको याद रखना। x प्लस 1/x इज 2 तो x को आप क्या लेंगे? 1, और x प्लस 1/x इज -2 तो x को आप क्या लेट करेंगे? -1। ये फिक्स है, ये हमेशा आप इसको ऐसे ले सकते हैं। इसमें कभी भी आपका आंसर नहीं गलत नहीं आएगा और क्वेश्चन आपका बहुत ही आराम से बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है। x प्लस 1/x हमें गिवन है, x प्लस 1/x हमें गिवन है कितना? 5√2, और आपको बच्चों निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है। अब मैंने आपको पिछली क्लासेस में x प्लस 1/x अगर गिवन है तो स्क्वायर और क्यूब निकालना सिखाया था। इस क्लास में मैं 4 भी बता देता हूं कि 4 पावर कैसे आएगी। तो याद रखें, x प्लस 1/x अगर हमें गिवन है k तो बच्चों x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये होगा k स्क्वायर -2 पूरे का स्क्वायर और अगेन -2। इसको ध्यान रखें। और एक और लिख लीजिए, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अगर आपको यही सेम चीज गिवन है तो ये होता है बच्चों k स्क्वायर -2 इंटू k क्यूब -3k और -k। इससे आप 5 पावर भी सीधा डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन 5 पावर वाला भी पूछा गया है। तो x प्लस 1/x अगर k है तो 4 पावर आप ऐसे निकालेंगे और 5 पावर आप इस तरीके से निकालेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? 5√2 इसका होल स्क्वायर -2
और इसका स्क्वायर और साथ में -2। देखिए ये k है हमारे लिए, तो k स्क्वायर -2, फिर पूरे का स्क्वायर और -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5√2 का स्क्वायर होगा बच्चों 50 में से 2 गया 48 का स्क्वायर -2। 48 का स्क्वायर होता है 2304, 2304 -2, तो हमारा आंसर आ गया 2302। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज हमने दो बातें नई सीखी। x + 1/x अगर क्या है k, तो 4 पावर और 5 पावर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस चीज को आप याद कर लेना, ये आपको एग्जाम में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी रोज अ बोट अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, यानी कि नदी के साथ साथ या धारा के साथ साथ 9 घंटे स्विमिंग करता है और फिर वापस 18 घंटे सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, यानी कि डिस्टेंस यहां पर सेम है। हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक हिम टू रो 3/5 ऑफ द सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या है बच्चों, कि डिस्टेंस सेम है। अब ये पॉइंट आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम दोनों में ही काम आएगा। जब भी डिस्टेंस सेम होता है, डिस्टेंस जब भी सेम होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। डिस्टेंस जब भी सेम होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इनवर्स होता है। अब यहां देखो क्या गिवन है हमें, एक टाइम 9 घंटे जब वो जाता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में बच्चों स्पीड क्या होती है जब धारा के साथ साथ तैरते हैं, a + b। ठीक है, a मतलब है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, a क्या है स्पीड इन स्टिल वाटर, और b क्या है बच्चों स्पीड ऑफ स्ट्रीम, नदी की स्पीड या धारा की चाल को हम b कह रहे हैं। तो a + b अपॉन a - b, और ये कितना हो जाएगा, टाइम 2 ऊपर आएगा यानी कि 18/9, और यहां से हमें a और b का रेशियो मिल जाएगा। अब हम लिख सकते हैं, पहले इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 2/1, तो a + b = 2a - 2b, और यहां से -a = -3b, माइनस से माइनस कैंसिल, a/b हमारा आ गया 3 और 1, यानी a और b निकल गया कितना 3 और 1। अब हम यहां से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड एक है 3, b है 1, और जब डाउन स्ट्रीम जाता है तो 9 घंटे लगते हैं, तो हमारा डिस्टेंस हो गया 3 और 1 4 × 9 36। अब वो कहता है इसी डिस्टेंस का 3/5, 36 का 3/5 अगर वो कवर करे स्टिल वाटर की स्पीड से, और स्टिल वाटर में स्पीड क्या है 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, 36/5 हमारा आंसर, यानी कि 7.2 आवर्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक आदमी डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ साथ 9 घंटे स्विमिंग करता है, और धारा के ऑपोजिट यानी कि अपस्ट्रीम वो 18 घंटे स्विमिंग करता है। डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। अब डाउन स्ट्रीम जब जाएगा तो स्पीड होगी a + b, जहां पर a क्या है स्पीड इन स्टिल वाटर, और b है स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि धारा की चाल, और अपॉन a - b, टाइम उल्टा लिखेंगे 18/9। यहां से स्पीड आ गई 3 और 1, स्टिल वाटर की 3 और पानी की स्पीड आ गई 1। अब 3 और 1 4 हो गया डाउन स्ट्रीम की स्पीड। 9 घंटे लगते हैं डाउन स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस आ गया 36 किलोमीटर। अब 36 किलोमीटर का 3/5 डिस्टेंस अगर स्टिल वाटर की स्पीड से तय करे, तो 36 का 3/5, और स्पीड लेनी है स्टिल वाटर वाली जो कि 3 है, 3 से 3 कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 7.2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें एक पाई चार्ट गिवन है और इसमें हमें डिग्री निकालनी है। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन स्टील बाय केरला, यानी प्रोडक्शन का एंगल क्या होगा हमें ये निकालना। देखिए केरला इधर है,
ये केरला है बच्चों, यहां पर येलो कलर में रिप्रेजेंट है, यानी कि 200। ये केरला है, हमें इसका एंगल निकालना है। अब ध्यान रखिए, पाई चार्ट में जब भी एंगल निकालना हो तो क्या करना है, पाई चार्ट में बच्चों जो टोटल एंगल है वो 360 डिग्री होता है और हमें 200 निकालना है। यहां पर साथ में एक चीज और गिवन है, टोटल देख लीजिए कितना हो जाएगा। सबसे पहले इसको टोटल ऐड कर लेते हैं क्योंकि वो 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा इन सब का टोटल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अपना 200 और 200 400 और 200 600 700 800 और 80 और 60 140 और 40 180 और 20 200। तो ये हो गया टोटल 9 8, टोटल ये हो गया 1000, ठीक है ना। 1000 ही आ गया ना, हाँ। 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8 और टोटल 200, 1000 आ गया ये। यानी कि 360 जो है ये 1000 कितने डिग्री के इक्वल है, अभी अभी मैंने आपको बताया। ये टोटल है बच्चों, ये 360 डिग्री के इक्वल होगा। क्योंकि आंसर डिग्री में निकालना है तो हम इसको डिग्री में लेट करेंगे। जब ये परसेंटेज में होता है तो हम इसको 100% मानते हैं। अब ये डिग्री में है तो हम इसको 360 डिग्री मांगेंगे क्योंकि पूरा जो सर्कल है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहां पर टोटल जो है वो 1000 है और 1000 कितने डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री के। उसके बाद 1 की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन 1000 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, 200 की, क्योंकि केरला जो है वो 200 यूनिट प्रोड्यूस करता है। अब इसका एंगल हमारे पास आ जाएगा 200/5, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 72 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 72 डिग्री केरला का सेंट्रल एंगल होगा, ठीक है। जिन बच्चों को पाई चार्ट में डिग्री की नॉलेज नहीं है वो ये बात याद रखें, अगर पाई चार्ट का क्वेश्चन बच्चों परसेंटेज में आता है तो हम यहां पर जितनी भी वैल्यूज होगी उसको टोटल 100% 100% के इक्वल रख देंगे और वहां से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जिसकी वैल्यू पूछी है उसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में ये जो गिवन है वो डिग्री में गिवन है सारा, तो अगर परसेंटेज है तो 100% के इक्वल इन सब का टोटल रख दे और अगर डिग्री है तो 360 डिग्री के इक्वल इन सबको रख दे। तो टोटल ये 1000 था जो 360 डिग्री के इक्वल होगा। 1 की वैल्यू 360/1000 और हमें 200 की वैल्यू निकालनी है, तो जो निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 72 डिग्री केरला का सेंट्रल एंगल होगा, ठीक है। आई होप डिग्री वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। नहीं कोई चीज समझ में आए तो मैं हमेशा बोलता हूं आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे बताएं। वो डाउट मैं या तो साथ के साथ, नहीं तो अगली क्लास में या अगले सेशन में उस डाउट को मैं अलग से आपको जरूर समझाऊंगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ए शॉपकीपर मेक्स ए नेट प्रॉफिट ऑफ 44%। एक शॉपकीपर को 44% का प्रॉफिट होता है जब वो एक आर्टिकल पर 2 डिस्काउंट देता है, 10% और 20% के। अब सबसे पहले तो क्या निकालेंगे कि टोटल डिस्काउंट एक्चुअल में है कितना, क्योंकि 2 अलग अलग डिस्काउंट जब भी होते हैं तो सबसे पहले हम लोग नेट डिस्काउंट यानी कि टोटल कितना डिस्काउंट मिला सबसे पहले ये निकालते हैं। तो बच्चों अगर डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होता है ओवरऑल निकालने का, A + B माइनस AB अपॉन 100। तो यहां पर डिस्काउंट है 10 + 20 माइनस 10 × 20/100 और ये ओवरऑल डिस्काउंट आ गया कितना, 28%। अब देखिए हमें 2 चीजें पता चल गई कि शुरुआत में डिस्काउंट कितना दिया गया 28% और प्रॉफिट कितना है 44%, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है जिससे हम डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते होंगे डिस्काउंट हमेशा किस पे निकाला जाता है, MRP पे या मार्क्ड प्राइस पे, अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर निकाली जाती है। तो कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस में क्या रिलेशन होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये बड़े काम का फॉर्मूला है, इससे डायरेक्ट आप कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल सकते हैं। अब डिस्काउंट हम लोग निकाल चुके हैं 28, तो 100 में से 28 गया 72,
और प्रॉफिट 100 में जोड़ेंगे तो ये हो गया 144, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो क्या आ गया, 1:2 आ गया, कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो। अब मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो बच्चों मार्क्ड प्राइस कितनी हो जाएगी, 200। और बोल रहा है अगर उसी आर्टिकल पर 15% का डिस्काउंट दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा। अब देखिए 200 रुपए एक चीज पर लिखा हुआ है, ये क्या है, एमआरपी, और कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए में कोई चीज खरीदी गई और 200 रुपए उस पर लिख दिया गया, और लिखने के बाद कितना डिस्काउंट दे रहा है लास्ट में, 15%। अब बच्चों 200 का 15% आएगा 30, यानी कि वो चीज कितने में बिकेगी, 170 में। ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस। अब ध्यान देना, प्रॉफिट निकालना है, 100 की चीज अगर 170 में बेची गई तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 70%। तो बहुत बढ़िया सवाल था। सवाल इतना बड़ा है नहीं, अगर आपको लग रहा है, जल्दी से जब भी आपको 2 डिस्काउंट दिखाई दे तो सबसे पहले निकाल लो कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा, 28। अब 100 में से डिस्काउंट माइनस कर दो और 100 में प्रॉफिट ऐड कर दो, तो ये रेशियो आ गया किसका, कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का। 1 और 2 बहुत छोटे नंबर है तो मैंने इनको 100 और 200 लिख लिया। फिर कहता है अगर अब 15% की छूट दें तो 200 का 15% होगा 30, यानी 200 में से 30 कम कर दें तो सेलिंग प्राइस, यानी कि वो चीज अब कितने में बिक रही है, 170 में। 100 की चीज 170 में बिक गई, यानी कि 70% हमारा फाइनल आंसर या फाइनल प्रॉफिट आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में हमें 2 बातें सीखने को मिली कि जब 2 डिस्काउंट होते हैं तो टोटल डिस्काउंट ऐसे निकलता है, और जब कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस में ये रिलेशन होता है अगर हमारे पास डिस्काउंट है। हाँ बच्चों एक बात और, यहां पर माइनस साइन आ जाएगा अगर प्रॉफिट की बजाय क्या होता, लॉस परसेंट। अगर क्वेश्चन में लॉस हो रहा है और डिस्काउंट गिवन है तो यहां माइनस ही रहेगा, लेकिन यहां पर एमआरपी के नीचे 100 में प्रॉफिट अगर है तो ऐड होगा, और अगर लॉस है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 30, साइन 40, साइन 50, साइन 60। अब बच्चों देखिए ये एक कंसेप्ट है, याद रखना, इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ऐसे केस में साइन ए, साइन बी, कॉस ए, कॉस बी, और टेन ए, टेन बी, या इसके आगे भी कॉट, इसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों, याद रखना। ये एक कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। जब 2 एंगल का टोटल कितना हो 90 डिग्री, तो साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, टेन ए टेन बी और टेन ए कॉट बी, ये सब क्या हो जाते हैं, 1 हो जाते हैं। तो देखिए 30 और 60 ये दोनों 90 हैं तो ये दोनों 1 हो जाएंगे, और 40 और 50 ये भी 90, ये भी 1। तो ऊपर भी जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ऊपर भी 1 आ जाएगा, नीचे भी 1, तो फाइनल आंसर हमारा 1 आ जाएगा। यानी जिसको ये कंसेप्ट पता है उसको मालूम होगा कि जब 2 एंगल का टोटल 90 डिग्री हो जाए तो उन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है। तो साइन ए साइन बी 1 हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी भी 1 हो जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन 1 में ही कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स whose LCM is 48 and product of numbers is 384। देखिए जब आप HCF LCM का टॉपिक पढ़ते हो तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है, क्या, कि 2 संख्याओं की गुणा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये इक्वल होता है किसके, LCM इंटू HCF के। ठीक है, अब 2 नंबर का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 384 और LCM गिवन है 48, तो यहां से क्या निकल जाएगा, HCF। कैंसिल कर दीजिए 48 से इसको, ये जाएगा डायरेक्ट 8 पे, तो HCF आ गया 8। अब हमें निकालना क्या है, रेशियो बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM का रेशियो निकालना है। HCF हम लोग निकाल चुके हैं 8, LCM 48, तो अपना रेशियो क्या आ जाएगा, 1/6, यानी कि ऑप्शन बी। तो इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ ए स्कूटर इंक्रीजेस सक्सेसिवली बाय 10%, 5% एंड 15%। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ स्कूटर। देखिए जब कोई चीज 2 बार बढ़ती है
तो टोटल इंक्रीमेंट होता है ए प्लस बी अपॉन 100। ठीक है, ये क्या होता है ओवरऑल इंक्रीमेंट। कब? जब किसी चीज को 2 बार बढ़ाया जाए। अब एक चीज 3 बार बढ़ाई गई है, 15%, 10% और 5%। तो हम तीनों में डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा के पहले 2 में फॉर्मूला लगाएंगे, फिर वहां से जो वैल्यू आएगी उसके साथ तीसरी को लिखकर फॉर्मूला लगाएंगे। मैं करके दिखाता हूं। सबसे पहले लिखेंगे 15% और 10%। अगर किसी चीज को बढ़ाया जाए तो वो टोटल बढ़ेगी 15 + 10 + 15 × 10/100, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये आ गया 3.2। तो ये टोटल हो गया बच्चों 15 और 10 25 और प्लस 1.5। तो पहली दोनों में टोटल मिला के कितना इंक्रीमेंट हो गया 26.5%। पहली 2 में इंक्रीज हो गया। अब 5% का इंक्रीज हो रहा है, तो हम फिर से फॉर्मूला लगा देंगे। अब 26.5 ये होगा ए, और जो 5 है ये किसका काम करेगा बी का। अब दोबारा से यही फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये 26 और 5 31.5, और ये लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा 32.825%। ठीक है, तो हल्की सी कैलकुलेशन है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि एक ग्रेजुएट बच्चा इस कैलकुलेशन को ना कर सके। मेन क्या याद रखेंगे, जब किसी चीज को 2 बार इंक्रीज किया जाए, ठीक है, तो टोटल इंक्रीज कितना होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब यहां पर 3 बार इंक्रीज किया गया है, तो पहली 2 को हम इंक्रीज करेंगे, यहां से टोटल इंक्रीमेंट आ गया 26.5%। उसके बाद इसके साथ दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और फाइनल आ जाएगा 32.825। ये अपना फाइनल आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। The area of similar triangle ABC and DEF are x square and y square। 2 सिमिलर ट्रायंगल है बच्चों ABC और DEF। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? जो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, ABC, और जिनका रेशियो सेम होता है, DEF। ठीक है, ध्यान रखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं है। 2 टाइप से प्रॉपर्टीज होती हैं। एक, जब 2 ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे दिखें और एक जैसी उनकी शेप हो, यानी कि साइज और शेप अगर दोनों सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। और अगर केवल शेप सेम है, साइज का फर्क है, जैसे मान लीजिए कि आप एक ताजमहल देखा आपने, ओरिजिनल वाला जो ताजमहल है जो आगरा में है, और एक किसी दुकान पर आपने ताजमहल देखा, तो वो दोनों ताजमहल की क्या अलग है? शेप या साइज। देखिए, एक ताजमहल ओरिजिनल वो बहुत बड़ा है, और एक किसी दुकान से आपने ताजमहल खरीदा, तो इसमें किस चीज का फर्क है? साइज का। लेकिन शेप, बनावट एक जैसी है। तो बनावट एक जैसी हो और साइज अलग अलग हो तो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, और अगर बिल्कुल एक जैसे हो साइज भी और शेप भी तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल होते हैं, और यहां पर ये इक्वल नहीं होते, इनका रेशियो सेम होता है। तो याद रखिए, जब भी आपके सामने क्या आ जाए सिमिलर ट्रायंगल्स, हिंदी में बोलते हैं समरूप त्रिभुज। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो साइड्स का रेशियो है, रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है, वो इक्वल होता है। और साथ में अगर बात करें एरिया की, जैसे मान लीजिए यहां पर 2 साइड की बात की है, EF और BC, तो ध्यान रखिए EF का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, ये क्या होगा? एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC। मतलब साइड का जो स्क्वायर है वो एरिया होता है, साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है, साइड्स का साइड से रेशियो इक्वल होता है। और अगर बात करें एरिया की, तो साइड और एरिया का क्या रिलेशन होता है? साइड्स का स्क्वायर कर दो तो वो एरिया आ जाता है, या एरिया का रेशियो आ जाता है। अब EF हमें गिवन है क्या? A, तो ये हो जाएगी A स्क्वायर। BC हमें निकालनी है तो लिख देंगे BC स्क्वायर।
उसके बाद DEF का एरिया हमें क्या गिवन है, वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, और एरिया ऑफ ABC इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां से अगर हम लोग स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो ये आ जाएगा A/BC इक्वल्स टू Y/X, और यहां से हमें BC निकालना है तो AX/Y, ये BC आ जाएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो X और A मल्टीप्लाई हो जाएंगे, BC इधर जाएगा, फिर BC वहीं रहेगा, Y नीचे आ जाएगा, तो आंसर हमारा AX/Y यानी कि C ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिए सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का स्क्वायर, सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का स्क्वायर ही एरिया का रेशियो होता है। तो साइड्स का स्क्वायर कर दिया, एरिया का रेशियो, एरिया हमें गिवन है और वहां से हमें क्या निकालनी थी कि BC की लेंथ क्या होगी या BC क्या होगा, तो वो आंसर हमारा आ गया C ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, द एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 29। 25 बच्चे हैं और उनके एवरेज मार्क्स हैं 19। ठीक है ना, अब यहां पे क्या किया मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू एवरेज, एवरेज और नंबर की मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, सम। ठीक है, तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे, 25 की 19 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 475 टोटल मार्क्स। लेटर, लेकिन बाद में पता चला, द टीचर रियलाइज्ड दैट द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर टेकन एज 18 एंड 19 इंस्टेड ऑफ 14 एंड 15। यानी क्या हुआ, 2 बच्चे जिनके मार्क्स क्या लिख लिए गए, 18 और 19, 18 और 19, वास्तव में उनके जो एक्चुअल मार्क्स थे, जो सही वाले मार्क्स थे, वो थे 14 और 15। तो इसका मतलब देखो, 2 बच्चे उनके मार्क्स ज्यादा लिख लिए गए, तो बच्चों एवरेज भी अब ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो ओरिजिनल एवरेज है वो 19 से कम होगा, क्योंकि 19 तो एवरेज तब है जब बच्चों के मार्क्स लिए गए हैं 18 और 19, और इन दोनों बच्चों के ओरिजिनल मार्क्स है 14 और 15। तो 18 और 14, 4 का फर्क यहां पर आया और 4 का फर्क यहां पर आया, तो 4 + 4 8, 8 नंबर एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, तो 475 में से पहले 8 माइनस होगा, ये हो गया 15 में से 8 गया 7, 6 और 467, तो ये आया हमारा एक्चुअल सम। एक्चुअल सम ये आ गया। अब दोबारा से एवरेज निकालते हैं, एवरेज इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर। अब इसको आप डिवाइड करो तो ये 18.68 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना आप इसको। तो याद रखिए क्या था क्वेश्चन में, कुछ बच्चों का एवरेज निकाल लिया, एवरेज गिवन था तो हमने टोटल मार्क्स निकाल लिए, लेकिन टोटल मार्क्स में 2 बच्चों के मार्क्स गलत लिख दिए गए और ज्यादा लिख दिए गए। तो जब ज्यादा लिख दिए जाते हैं तो उतना माइनस कर देते हैं, जब बच्चों के मार्क्स कम लिख दिए जाते हैं तो उतना टोटल में ऐड कर देते हैं। तो 2 बच्चों के मार्क्स टोटल 8 ज्यादा थे, तो 8 को पहले टोटल में से कम किया, ये है एक्चुअल सम। एक्चुअल बच्चे 25 हैं, तो नया एक्चुअल जो एवरेज आएगा वो 18.68 आ जाएगा, ये अपना आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। x इंटू एक्स, देखिए जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहां x की वैल्यू आ जाएगी 9 + 5 - 4 + 0 - 6, तो 9 और 5 14, 14 में से 10 गया 5, तो x की वैल्यू 9 और 5 14 और 6 और 4 10, सॉरी x की पावर 4 हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन, जब ये हमारा बेस होता है, ये पावर होती है, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो तो सारी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो सारी पावर्स को ऐड करके हमारे पास आ गया x⁻⁴। तो ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़े, बस याद रखें जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है अगर मल्टीप्लाई का साइन है, और अगर डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट, sin A cos B माइनस cos A sin B, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। sin A cos B माइनस cos A sin B, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला होता है, sin A माइनस B का। अब बच्चों A कितना है 30, B 60, तो हमारा आंसर आ जाएगा sin 30, और कैसा, माइनस का, माइनस sin 30 ऑप्शन बी। तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही आपसे पूछ लिया है, कुछ भी इसमें कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.6 एंड 3.6 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 8। देखिए, जब भी तीन संख्याएं आपके पास हो तो हमेशा याद रखें प्रोपोर्शन में बीच वाली का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ऐसा कब होता है? जब ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन। जब तीन संख्याएं प्रोपोर्शन में होती हैं तो उनके बीच में ये रिलेशन होता है, जिसमें बी को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शनल। सी क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शनल। और ए क्या होता है बच्चों? फर्स्ट प्रोपोर्शनल। अब हमें यहां पर दो कैलकुलेशन करनी है। पहले मीन प्रोपोर्शन निकालना है, यानी कि बी निकालना है जब ए और सी की वैल्यू 1.6 और 3.6 है। उसके बाद सी निकालना है जब ए और बी 5 और 8 है। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं बी स्क्वायर, जब 1.6 इंटू 3.6, पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा 100। ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 इंटू 6 24 अपॉन 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो मीन प्रोपोर्शनल आ गया हमारे पास 2.4। एक वैल्यू तो आ गई 2.4। अब नीचे किसके साथ रेशियो पूछा है? थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 8, यानी कि अब हमें a और b गिवन है। b कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू a गिवन है 5 और इंटू c हमें निकालना है, तो 64 अपॉन 5 ये आ जाएगा c, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल, और ये होगा 12.8। और यही हमें निकालना था इसका रेशियो 12.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, और ये कैंसिल हो जाएंगे किससे? 8 से, 3 और 16, तो फाइनल आंसर आएगा 3:16। तो बस ध्यान रखें, जब भी तीन नंबर प्रोपोर्शन में यानी कि समानुपात में होते हैं तो उन तीन में क्या रिलेशन होता है? बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, जहां पर बी को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल या मध्यानुपाती, ए फर्स्ट प्रोपोर्शनल और सी थर्ड प्रोपोर्शनल। अब पहले दो नंबर दिए, उनका मीन निकालना था, और फिर दो नंबर दिए, उनका थर्ड निकालना था, और मीन और थर्ड का रेशियो हमसे पूछा। आंसर आ गया अपना 3:16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज इज 1200, प्रॉफिट इज 15%। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 15% का प्रॉफिट है, मतलब 100 की चीज को 115 में बेचा है। रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 20 और 23, और इन दोनों का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 3, जो कि किसके इक्वल है? 1200 के। 3 की वैल्यू 1200, तो बच्चों 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 400, और 1 की वैल्यू अगर 400 आ गई तो किसकी वैल्यू निकालनी है? 23 की। तो 23 इंटू 400, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा हुआ है, तो 23 इंटू 4 हो जाएगा 9200, यानी कि 9200 अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 15% का प्रॉफिट मतलब 100 की चीज को 115 में बेचा गया। रेशियो आ गया 20 और 23 का, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1200 है। 3 की वैल्यू 1200, 1 की वैल्यू 400, 23 की वैल्यू बतानी है क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालनी है। सेलिंग प्राइस कितना है? 23, तो अपना आंसर आ जाएगा 9200। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन लेंट सम मनी एट एनुअल रेट ऑफ 25% ऑन सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी ने साधारण ब्याज पे कोई पैसा उधार लिया और उसका रेट क्या है? 25%। देखिए रेट के बारे में समझ लीजिए, रेट है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 4 है, रेट में दोनों चीजें छुपी होती हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। 25% रेट का मतलब है 1/4, मतलब अगर आप किसी से 4 रुपए उधार लोगे तो 1 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल यहां 4 है और इंटरेस्ट कितना है? 1, यानी कि 1 साल में 1 रुपए इंटरेस्ट आप कमाओगे। इन 6 ईयर्स, अब 6 साल है तो कितना इंटरेस्ट कमा लेंगे? प्रिंसिपल 4 है और इंटरेस्ट 6 साल में कितना हो जाएगा? 6 रुपए, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि 1 साल में 1 रुपए इंटरेस्ट कमाया जाता है, तो 6 साल में कितने रुपए इंटरेस्ट कमाएंगे? 6 रुपए। द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹360 मोर देन द सम। क्या बोलता है कि 6 साल में जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो प्रिंसिपल से 360 ज्यादा हो जाएगा। अब यहां कितना ज्यादा हो रहा है? 2, और 2 की वैल्यू 360, तो बच्चों 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180।
प्रिंसिपल निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 720 रुपए। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल था। 25% रेट मतलब 1/4, मतलब 4 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा 1 साल में, तो 6 साल में 6 रुपए ब्याज मिलेगा। और वो कहता है जो ब्याज है वो प्रिंसिपल से 360 रुपए ज्यादा है, तो 4 और 6 यानी कि 2 रुपए किसके इक्वल है, 360 के। एक की वैल्यू 180 और प्रिंसिपल निकालना था, तो आंसर आ जाएगा हमारा 720 रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये है बच्चों हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं। साइड गिवन है 12, ठीक है, और क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब अगर बाहर से हम इस पे सर्कल बना दें तो याद रखिए ये रेडियस क्या होती है, साइड अपॉन √3। तो साइड है 12 डिवाइडेड बाय √3, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 4√3। इसको जब आप रैशनलाइज करेंगे √3 तो नीचे 3 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो आंसर आ गया 4√3। क्वेश्चन बहुत इजी था, पर 2 बातें यहां नोट कर लीजिए। अगर कभी आपको गिवन है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक होती है सरकम रेडियस, जो अभी अभी हमने निकाली, सरकम रेडियस बोलते हैं इसको, या बाह्य त्रिज्या। तो ये होती है बच्चों साइड अपॉन √3। और अगर आपसे पूछी जाए इन रेडियस, इन रेडियस मतलब अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना दें ऐसे, ये अंदर, तो इसकी रेडियस होती है बच्चों साइड अपॉन 2√3। तो ये दोनों आप ध्यान रखें, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि किसी इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज में अगर बाहर सर्कल बनाए तो उसकी रेडियस क्या होगी, और अगर अंदर सर्कल बनाए तो उसकी रेडियस क्या होगी। ये दोनों आप याद रखें, ये आपके काम आएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सीआई का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इतना टाइम्स इन 4 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला बहुत काम का होता है, कौन सा, अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट बच्चों क्या होता है, प्रिंसिपल अपॉन प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब यहां देखिए कोई पैसा 512/162 हो गया, इसका मतलब 512 हो गया, कौन, 162, कितने साल में, 4 साल में, और रेट आपको निकालना है। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो 2 से कैंसिल करिए इनको, ये हो जाएगा 256 और ये 81, 1 प्लस R अपॉन 100 पावर 4। अब 256 और 81 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4 और ये 3 की पावर 4 है, तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 की पावर 4 इक्वल्स टू 1 प्लस रेट अपॉन 100 और पावर 4। पावर इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगी, 1 इधर आके माइनस होगा तो 4 - 3 यानी कि 1/3 इज R अपॉन 100, और रेट हमारा बच्चों आ जाएगा 100/3 या 33.33%। ये हमारा आंसर होगा ये। तो ये फॉर्मूला मेनली बहुत काम आता है सीआई के चैप्टर में, अमाउंट, क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं। देखिए इसी फॉर्मूले से आप अमाउंट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, और क्या सीआई भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो सीआई भी आ जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर को लेकर, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। अमाउंट हमें गिवन था 512, प्रिंसिपल 162, टाइम 4 साल, तो रेट आ गया 33.33%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सीआई के चैप्टर में आप सबसे ज्यादा इसका यूज करें, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास फिर से एक डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आ गया। ये हमें 6 स्टूडेंट हैं, ABCDEF, और इनके मार्क्स गिवन है SST, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। अब हमें क्या बताना है, किन बच्चों के मार्क्स 80% से अबव हैं। देखिए टोटल 100 नंबर का एक पेपर है और 4 पेपर दिए हैं बच्चे ने, तो यानी कि टोटल 400 नंबर का एग्जाम है। अब अगर 400 का हम 80% निकालें तो ये आ जाएगा 320। लेकिन आपको क्या बताना है,
कि कितने बच्चों के मार्क्स 80% से अबव हैं, यानी कि 320 से प्लस है। तो हम क्या करते हैं, अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करके देखना है और जितने बच्चों के मार्क्स 320 से ज्यादा होंगे वही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों यहां ऐड करेंगे, ये 320 से ज्यादा है, दिख रहा है क्योंकि सारे 90 90 90 80, ये भी 320 से ज्यादा है, 80 80 70, ये कम है 320 से, ये 320 से ज्यादा है, ये एग्जैक्ट 320 है बच्चों। देखो 80 85 75 और 75, ये एग्जैक्ट 320 है, तो ये भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये भी 320 से ज्यादा है, सारे 90 90 हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 4 बच्चों के मार्क्स 80% से अबव है। ध्यान रखना, एग्जैक्ट 80% नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज ओवरऑल परसेंटेज इज 80% एंड अबव। आपको वो बच्चे निकालने हैं जिनकी परसेंटेज 80% से ज्यादा है, यानी कि उनके नंबर 320 से ज्यादा हैं। तो स्टूडेंट ए, बी, डी एंड एफ, स्टूडेंट ए, बी, डी एंड एफ, इनके मार्क्स 80% से अबव है। तो यही हमारा आंसर होगा, यानी कि 4 स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 80% मार्क्स। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास डीआई का ही। ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ सर्वे फ्रॉम स्टेट S3 टू द नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन अ सर्वे फ्रॉम S4। S3 और S4 का केवल रेशियो बताना है, यानी कि 400 और 500। अब इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। 400 500 में क्या रेशियो होगा, 4:5, यही अपना आंसर। डीआई में एक आध क्वेश्चन बिल्कुल ही स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा साधा आता है। तो एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा जिसमें आपको 1 सेकंड ही लगेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको 1-1.5 मिनट या 2 मिनट भी लग जाएंगे। तो ओवरऑल हमें कोशिश करनी है कि 25 क्वेश्चन 20 मिनट या 18-20 मिनट के आसपास हो जाएं, या मैक्सिमम 25 क्वेश्चन हमारे 25 मिनट में हो जाएं। देखिए, जो बच्चे एसएससी सीजीएल जिसकी डेट भी आ चुकी है बच्चों, प्री जो है वो अगले महीने से स्टार्ट होने वाले हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज एक स्टार्ट की है। तो ध्यान रखें, उसमें क्या होता है, आपके पास 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 100, 25 25 25 और 25। अब मैथ्स में अगर आप लगाएंगे 20 मिनट, रीजनिंग में अगर आप लगाएंगे 20 मिनट, तो कितने हो गए, 40 मिनट। जीके में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, और इंग्लिश में आप लगाएंगे 15 मिनट। तो अगर ये टाइम आपका है मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस जीके और प्लस इंग्लिश, अगर बच्चों ये स्पीड आपकी है और ये स्ट्रेटजी आपकी है कि मैथ्स और रीजनिंग को आपको 40 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रीजनिंग में कई बार 20 मिनट भी नहीं लगते, ये 15 मिनट में भी हो जाती हैं, तो मैथ को आप 25 मिनट भी दे सकते हो। तो ओवरऑल आप 40 मिनट दें मैथ्स और रीजनिंग को, और 20 मिनट में आप कोशिश करें इंग्लिश और जीएस का पार्ट सॉल्व करने की। यही एक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी से तैयारी करेंगे तो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। और प्लस एक्यूरेसी का तो ध्यान रखना ही है, चाहे बच्चों आपको 100 में से 10 क्वेश्चन, मैं देखिए फिर कह रहा हूं, आपको अगर 100 में से 10 क्वेश्चन छोड़ने पड़ गए, छोड़ दीजिएगा, 90 सही करके आ जाना, तो भी आपका स्कोर बहुत बढ़िया आएगा। ऊपर के 2 या 4% बच्चों में आप हमेशा रहेंगे अगर आप एक्यूरेसी के साथ 90 सही कराते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग में मत फंसना। 100 में से अगर आपको 90 आते हैं तो 90 करिए, और मैं कहता हूं 80 आते हैं ना तो 80 करके आओ। 80 क्वेश्चन, लेकिन 80 के 80 अगर सही है तो 80 दूनी 160 प्लस नॉर्मलाइजेशन, तो आपका स्कोर फिर भी 200 में से 170-80 के आसपास आपका स्कोर आ जाएगा। तो ध्यान रखिए कि आप कोशिश करनी है, जो बच्चे एसएससी अटेम्प्ट करेंगे, सीजीएल का एग्जाम देंगे, वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। 40 मिनट्स मैथ्स और रीजनिंग, 5 मिनट जीके और 15 से 18 मिनट इंग्लिश को देंगे, तो आपका पेपर भी पूरा होगा, मैक्सिमम स्कोर करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस इसी हिसाब से करिए आज से लेके जिस दिन तक आपका एग्जाम है, क्योंकि 30 दिन कम से कम लगते हैं हैबिट बनाने में। तो अगर आप 30 दिन लगातार इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो 31वें दिन अगर आपका एग्जाम है तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, गलतियां कम होगी, और टाइम के साथ यानी कि टाइम के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 क्वेश्चन कर चुके हैं, 20वें पे आते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 8? ये कोई सवाल नहीं है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट,
127 को 8 से डिवाइड कर दो, अब 15 8 120 होता है, तो यानी कि 7 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो अपना आंसर बी ऑप्शन। तो इसमें कुछ भी नहीं था। हाँ याद रखिए, जब किसी नंबर को 8 से डिवाइड करते हैं तो आप पूरे नंबर को डिवाइड मत करिए, केवल लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड कर दो, वहां से जो रिमाइंडर आएगा वही ओरिजिनल रिमाइंडर होगा। तो 127 को 8 से डिवाइड करेंगे, 7 रिमाइंडर होगा, अपना आंसर भी 7 होगा। नेक्स्ट, ए बी सी किसी काम को 10 20 40 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी ये किसी काम को 10 20 और 40 दिनों में कर सकते हैं। तो बच्चों टोटल वर्क आ गया 40, जो कि इनका एलसीएम होगा। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 1। तो इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी एवरी थर्ड डे। यानी पहले दिन काम करेगा ए, वो क्या कह रहा है, ए को हर तीसरे दिन बी और सी की सहायता मिलेगी। तो यानी पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन ए करेगा और तीसरे दिन तीनों करेंगे। ठीक है, तो 4 और 4 8 और 7 15 काम हो गया। कितने दिनों में, 3 दिनों में। फिर दोबारा से 2 दिन ए करेगा और फिर से कौन आ जाएंगे उसके साथ, बी और सी। एवरी थर्ड डे, हर तीसरे दिन ए के साथ कौन काम करेंगे, बी और सी। यानी कि 2 दिन ए अकेला करेगा, फिर तीसरे दिन ए बी सी तीनों करेंगे, फिर 2 दिन ए करेगा, फिर ए बी सी तीनों करेंगे। टोटल हो गया 30। उसके बाद 34 और 4 38। अब केवल 2 काम बच गया, एफिशिएंसी 7 है, तो यहां पर 2/7 टाइम ही लगेगा। तो बच्चों गिन लो कितने दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 is to 2/7। लास्ट में एफिशिएंसी तो 7 थी लेकिन काम 2 ही करना था। तो बच्चों टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 2 काम 7 की एफिशिएंसी, तो 8 is to 2/7 डेज, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। टाइम एंड वर्क सबको आता ही है जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं। देखिए, एक हेमिस्फेयर को जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है उसको एक कोन में बदला गया। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब, और रेडियस है 4 × 4 × 4। इसको बदला गया किसमें, एक कोन में, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस आपको निकालनी है, हाइट गिवन है, तो आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और हाइट है 72। इस क्वेश्चन में हमने क्या कंसेप्ट लगाया, जब किसी एक चीज को पिघला के सॉलिड को दूसरी चीज बनाई जाए, हेमिस्फेयर यानी कि आधा गोला, उसे दोबारा से बनाया गया किस शेप में, कोन की शेप में। तो एक चीज को दोबारा अगर कास्ट करते हैं, पिघला के दोबारा बनाते हैं, तो उनका वॉल्यूम आपस में इक्वल होता है। बस अब आपको ये सॉल्व करना है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया, और 72, और ये कितना हो जाएगा, 64 का डबल 128/72 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये किससे कट रहा है, 12 से, नहीं 12 से नहीं कटता, 8 से जाता है ये, 9 और 16, 16/9 यानी कि 1 और 7 लगभग 1.63, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो कैलकुलेट करके इसको आप एग्जैक्ट निकाल लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। एक ट्रायंगल के 3 एंगल गिवन है, तीनों को जोड़ के 180 के बराबर रख दो। x - 46 प्लस x प्लस 96 प्लस 8x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x हो गया 2x और 8x, 10x, 96 में से 46 गया 50, जो कि उधर जाके माइनस होगा 130, और x की वैल्यू आ गई बच्चों 13 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, 2x यानी कि 26 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल छोटे बच्चों वाला सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं था। 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, x की वैल्यू 13, 2x हमसे पूछा है, 26 डिग्री हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट P, बाहर एक पॉइंट है P जिससे सर्कल पर क्या खींची गई, एक टेंजेंट। मान लेते हैं कि यहां टच करेगी, और जिस पॉइंट पर टच करती है वो पॉइंट क्या है, Q। अब आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जो टेंजेंट है वो सर्कल की सेंटर के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इसको मिला देते हैं। अब आपको क्या क्या गिवन है, PQ
ये गिवन है 24, ओ क्यू ये गिवन है 10, तो आपको ये निकालनी है। बच्चों यहां पर थोड़ी सी इसने गड़बड़ कर दी, पी क्यू 24, क्योंकि जो आंसर है वो 26 आएगा, एक्चुअली इसको पी क्यू नहीं पी ओ देना चाहिए। आप इसको ठीक कर लेना, पी ओ 24 होगा, तभी हमारा आंसर मैच करेगा। तो ये 24 नहीं है, ये 24 है, पी ओ। ये 24, ये 10 और ट्रिपलेट होता है, या आप पाइथागोरस लगा दो। 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, यानी कि टोटल आ जाएगा 676, जो कि 26 का स्क्वायर होता है। तो हमारी ये वाली साइड आ जाएगी 26। तो हमें इसमें ओपी नहीं, हमें इसमें क्यूपी निकालना है। तो थोड़ा सा आप हल्का सा इसमें चेंज कर लेना, कई बार मिसप्रिंटिंग हो जाती है टाइप करते हुए, ठीक है। तो मेन बात, दो बातें आपने सीखी कि जो टेंजेंट जहां पर टच करती है सर्कल को, वो सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये 10 है, ये 24 है, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये 26 आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। इन ए 100 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 20 मीटर। 100 मीटर की एक रेस हुई जिसमें ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया, यानी कि ए 100 मीटर भागा तो बी 80 मीटर ही भाग पाया। तो रेशियो आ गया कितना, 5:4। और अगर बी 100 मीटर भागता है तो सी 20 मीटर से हरा देता है, तो सी 80 मीटर भागता है। तो इनका रेशियो भी आ गया 5:4। अब अगर हम क्या निकालें, कंपाउंड रेशियो ए बी सी का, 5:4 तो बच्चों यहां क्या आ जाएगा, 4 और यहां पर 5 मल्टीप्लाई करेंगे। कंपाउंड रेशियो ए 25, बी 20 और सी 16। अब पूछता है कि अगर ए और सी की रेस हो तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा। 25 की वैल्यू है 100, यानी कि 4 गुना, तो सी को भी 4 गुना कर दो, 16 × 4। इसका यह मतलब है कि ए अगर पूरी रेस करता है 100 मीटर की, तो सी कितना भाग पाएगा, केवल 64 मीटर। तो ए कितने मीटर से हरा देगा, 36 मीटर से ए सी को बीट करेगा, हरा देगा। तो हमारा आंसर होगा 36 मीटर। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छे क्वेश्चन आपको मिले होंगे। अभी मैंने आपको बताया मैं केवल प्री लेवल के सेट ही लेके चल रहा हूं, क्योंकि अभी आने वाले अगले महीने से एसएससी सीजीएल का प्री एग्जाम है, और प्री में बच्चों पिछले 2 साल से इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन ऐसे 10 या 15 सेट करने के बाद कई बार ऐसा होता है 2 साल आसान सेट दिए और तीसरे साल मुश्किल सेट दे दिए। तो मैं 10 या 12-15 पेपर कराने के बाद थोड़ा सा अपना लेवल जो है उसको बढ़ाऊंगा और मॉडरेट मीडियम लेवल पे लेके जाऊंगा, क्योंकि मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी के लिए हम थोड़ा सा एक फ्लो बन रहा है कि हम पहले बेसिक्स को क्लियर कर लें, फिर थोड़ा सा हम अपना लेवल बढ़ाएंगे आखिरी के 10-12 सेट्स में, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। डेली रात को 8 बजे मैं ये क्लास शुरू करता हूं, और लगभग 1 घंटे के आसपास हमारी क्लास होती है, जिसमें हम लोग एसएससी सीजीएल का एक पेपर सॉल्व करते हैं, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाऊं। फिर भी अगर आप लोगों के कुछ सजेशन है, आप लोग कुछ एडवाइस मुझे देना चाहते हैं, या कुछ बच्चों की कोई डिमांड है कि सर आपने इस क्वेश्चन में ये तरीका अच्छा नहीं पढ़ाया, आप इसका कोई दूसरा मेथड बताइए, तो आपके कोई भी सजेशन है तो आपका हमेशा स्वागत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो आपके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा, उसके सॉल्यूशन को चेंज करूंगा, और नए नए तरीके आपके लिए हम लोग जरूर यहां पर पढ़ाएंगे। तो आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में। सिग्मा गुरुकुल की पूरी टीम आप सब लोगों के लिए मेहनत करती है। आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें, और आप हमारे जो भी वीडियोस है, जो भी हमारी मेहनत है, इसको आप लोग अपने दोस्तों तक, जो कि और बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन तक पहुंचाए। और यही हमारी आपसे गुजारिश है। इसी के साथ बच्चों आज अभी तो चलते हैं, फिर मिलते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए सिग्मा गुरुकुल। हर टाइम लाफ्टर शो नहीं देखना है बच्चों, वो भी देखिए, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई। जब कुछ बन जाएंगे फिर हम सारे शोज देख सकते हैं। जब तक स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर 100% फोकस रहेगा। तो अगेन फिर से बोलते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए सिग्मा गुरुकुल, क्योंकि हम लोग आपको सबसे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।